आज हम बात करेंगे प्रेमचंद की कहानी कफन के बारे में। कफन प्रेमचंद की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में शामिल है। इसकी रचना 1936 में हुई थी। ये वही वर्ष है जिसमें प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और अपना चरम यथार्थवादी उपन्यास गोदान की भी रचना इसी वर्ष में की थी और इसी वर्ष उनकी मृत्यु भी हुई थी। इस दृष्टि से ये कहना गलत नहीं होगा कि कफन प्रेमचंद की कहानियों के सर्वाधिक परिपक्व चरण की रचना है। इस कहानी की विशेषता ये है कि इसमें गांधीवादी आदर्शवाद और उपनिवेशवाद का मुलम्मा पूरी तरह से छूट गया है और यथार्थवाद अपनी पूरी सभ्यता और नंगेपन के साथ उपस्थित होता है। तो कथा स्टार्ट करते हैं, कहानी जो है स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में जो मुख्य पात्र हैं वो है घीसू, माधव और माधव की पत्नी बुधिया। घीसू और माधव जो है उनके बीच में बाप और बेटे का रिश्ता है। घीसू जो है वो पिता है और माधव इसका बेटा है। तो ये दोनों जो है अपने गांव के बहुत ही ज़्यादा आलसी और कामचोर टाइप के व्यक्ति हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं कि यदि दिन में एक बार काम कर ले उसके पश्चात काफ़ी दिनों तक आराम ही करते रहें। घीसू जो है उसकी आदत हमेशा से ही ऐसी रही है, तो उसका बेटा जो माधव है वो भी उसके नक्शे कदम पर ही चल रहा है। तो माधव जो है वो घीसू से भी बड़ा कामचोर है। यहाँ पे प्रेमचंद बताते हैं कि जो स्थिति है गांव में किसानों की वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय है। तो अगर उस आधार पर देखा जाए, मतलब किसान जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनके हिस्से में बहुत ही कम चीज़ें आती हैं और उनकी हालत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो उस आधार पर यदि हम देखते हैं घीसू और माधव को, तो उनकी हालत कुछ ज़्यादा बुरी नहीं है। तो इस आधार पर ये लोग काफ़ी अच्छी स्थिति में है किसानों की अपेक्षा, बिना काम करके भी, ऐसा प्रेमचंद बताना चाह रहे हैं। अब ये दोनों व्यक्ति जो हैं क्योंकि कामचोर हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो है गांव का वो इन्हें काम देने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से ये जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं। अगर इन्हें काम मिल जाता है किसी के यहाँ तो ये काम कर लेते हैं, अदरवाइज़ जो है ये पेड़ों से लकड़ियाँ तोड़कर बाज़ार में बेच करके अपना काम जो है चला लेते हैं। अब अगला सीन ये होता है कि ये दोनों व्यक्ति जो हैं घीसू और माधव ही घर पर जाते हैं। रात का समय है और घर में जो है कुछ खाने पीने के लिए है नहीं और माधव की पत्नी बुधिया जो है वो प्रसव पीड़ा से काफ़ी ज़्यादा त्रस्त है और अंदर कमरे में लेटी हुई है और करा रही है। और ये दोनों जो हैं इतने ज़्यादा संवेदनहीन और कामचोर हैं कि ये पूछने भी नहीं जाते हैं कि उसकी हालत कैसी है, बल्कि जो है गाँव की 2-4 महिलाएं अंदर होती हैं, लेकिन इन्हें कोई ख़ास फ़र्क पड़ नहीं रहा होता है। और खाने के लिए चूँकि घर में कुछ होता नहीं है, तो ये दोनों जो है बाप बेटे आलू को जो है आग में भूनते हैं और फिर खा लेते हैं और वहीं पर जो है बातें कर रहे होते हैं। अब घीसू जो है अपने बेटे माधव से कहता है कि अंदर जाकर देख अपनी पत्नी बुधिया को कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रसव पीड़ा से त्रस्त है, तो एक बार उसको जाकर के देख ले, उसको क्या समस्या है, उसको कुछ चाहिए नहीं। तो जो माधव है वो अपने पिता घीसू से कहता है कि आप जाकर देख लीजिए। तो इस तरीके से दोनों आपस में बहस कर रहे हैं कि कौन जाएगा, लेकिन इन दोनों में से कोई भी अंदर नहीं जाता है और आपस में ही बहस करते रहते हैं। और इस प्रकार से बहस करते करते जो है फाइनली ये सो जाते हैं बाहर और अंदर जो बुधिया होती है वो प्रसव पीड़ा से त्रस्त होकर के आखिरकार अपना दम तोड़ देती है। इस प्रकार से बुधिया और उसका बच्चा जो है मर जाते हैं। अब सुबह होती है और घीसू और माधव जब उठकर देखते हैं तो बुधिया मर चुकी होती है। अब इस प्रकार से ये दोनों जो हैं छद्म शोक प्रदर्शन करना आरंभ करते हैं और इस प्रदर्शन को सुनकर, मतलब शोक प्रदर्शन को सुनकर के आसपास के लोग जो हैं वहाँ पर आते हैं और अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं उनके साथ। अब ये दोनों व्यक्ति जो हैं इतने ज़्यादा गरीब हैं कि बुधिया के लिए कफ़न ख़रीदने के भी पैसे इनके पास नहीं हैं। तो ये लोग चलते हैं और गांव में घूम घूम कर जो है पैसे मांगते हैं उसके कफ़न के लिए। अब कफ़न का नाम सुनकर के कोई व्यक्ति जो है वो इतना ज़्यादा संवेदनशील व्यक्ति तो होता ही है कि वो पैसे दे देता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर इन दोनों के पास 5 रुपये के आसपास हो जाते हैं और ये दोनों जाते हैं बाज़ार अब कफ़न ख़रीदने के लिए। अब ये दोनों जब बाज़ार जाते हैं तो आपस में बात करते हैं और घीसू कहता है कि कैसा बुरा रिवाज है कि जीते जी जिसे तन ढकने के लिए चीथड़ा भी ना मिले, मरने के बाद उसे नया कफ़न चाहिए। यही 5 रुपये अगर पहले मिल गए होते तो कुछ दवा दारू कर लेते। अब इस प्रकार से जो है इनके मन में लालच आ जाता है, क्योंकि बहुत दिनों से उन्होंने एक अच्छा खाना नहीं खाया होता है। तो ये सोचते हैं कि क्या फ़ायदा कफ़न लेने का, ये भी तो आखिरकार उसका जलकर ख़त्म ही हो जाएगा। तो फिर ये दोनों जो है बाप बेटे कफ़न ना ख़रीद करके जाते हैं और जाकर दारू खरीदते हैं, दारू पीते हैं। उसके बाद जो है कुछ खाने के लिए सामान खरीदते हैं और फिर खा पी करके वहीं पर गाना बजाना करते हैं।
उसके बाद इनके पास में ही एक जो है एक भिखारी खड़ा होता है, जो कि बहुत ही लालच की निगाहों से इनकी तरफ देख रहा होता है कि उसको भी कुछ खाने के लिए मिल जाए। अब इनका चूँकि पेट भर चुका होता है, तो इनके पास जो खाना बचता है वो ये लोग उठा कर के उस भिखारी को दे देते हैं, और वो भिखारी भी खुश हो जाता है। इस प्रकार से ये लोग खा पी कर के दारू वारू पी के इतने मदमस्त हो जाते हैं कि वहीं पर जो है बेहोश हो जाते हैं, और इसी बिंदु पर कहानी जो है समाप्त हो जाती है। कवन में वैसा कथानक नहीं है जैसा घटनाओं की श्रृंखला से निर्मित होता है। इसमें घटनाओं के नाम पर सिर्फ एक दो सूचनाएं हैं, बाकी सारा तो स्थितियों का विश्लेषण मात्र है। दो दलित व्यक्ति हैं इसमें, जिसमें घेसू और माधव हैं, जो कि बाप बेटे हैं, और इनकी एक मतलब माधव की एक पत्नी है बुधिया, जो कि प्रसव पीड़ा से त्रस्त है और छटपटा रही है। और ये दोनों व्यक्ति इतने कामचोर और संवेदनहीन दिखाए गए हैं कि बुधिया की छटपटाहट इन्हें बिल्कुल विचलित ही नहीं करती है, और उसकी मौत का ये लोग बल्कि इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो मर ही जाए तो अच्छा है। अब बुधिया की जब मौत हो जाती है तो ये लोग छद्म शोक प्रदर्शन करते हैं, उसके कफ़न के नाम पर सबसे पैसा वसूलते हैं, और कफ़न खरीदने की बजाय ये लोग शराब पीते हैं, भरपेट खाना खाते हैं, और अंत में नशे में चूर होकर के गिर पड़ते हैं। और कहानी जो है यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर किसी निश्चित अंत की घोषणा नहीं करती है, बल्कि पाठक के सामने एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह छोड़ जाती है, और फिर ये कहानी समाप्त हो जाती है।